नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे आपातकाल की। इसका जिक्र हम इसलिए करेंगे चूंकि आपातकाल के 50 साल पूरे हुए हैं और इस 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी के तमाम नेता, सभी लोग जो हैं वो इस आपातकाल का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने सुबह ही सोशल मीडिया पर ट्वीट करके आपातकाल का जिक्र करते हुए उसके 50 साल पूरे होने और उस दिन को याद करते हुए जो है वो भारत के लिए और इस देश के लिए काला दिन जो है वो बताया और साथ ही कांग्रेस पार्टी को जमकर हमला भी उन्होंने बोला। वहीं दूसरी ओर अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने भी आपातकाल के दिन को याद करते हुए उस दौर को लेकर के जिक्र किया है। सबसे पहले ये बयान जो है नेताओं के जो सामने आए हैं वो हम दर्शकों को सुनाएंगे, चाहे वो योगी आदित्यनाथ के बयान हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान हो या फिर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का बयान हो। सभी बयानों को हम सबसे पहले दर्शकों को सुनाते हैं। ये देश के लिए बहुत ही दुखद दिन है। आज ही के दिन 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की थी और कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देश आज पूरे भारतवर्ष में एक एक जन काला दिवस मना रहा है। लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है आपातकाल का दौर, और ये ऐसा काला समय है जिस समय को पूरा देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। आपातकाल उनके द्वारा की गई जो जातियाँ हैं, जिस प्रकार के जख्म उन्हें दिए, कई परिवार तबाह हो गए, कई प्रकार से कष्टों के कारण से वो दौर बहुत खराब माना गया। भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व आज के दिन ही देर रात्रि में हुआ था, जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटते हुए लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची थी। 25 जून 1975 रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। तो आपने तमाम नेताओं को सुना। 26 जून 1975 ये वो दिन है जिसे हर भारतीय है जो है वो याद करता है। भले ही उस दौर के जो युवा नहीं रहे हैं उन्हें भी आपातकाल की यादें और साथ ही उससे जुड़ी हर एक कहानियां जो है वो सोशल मीडिया पर और गूगल पर मिलती हैं, जिसे पढ़ करके लोग आपातकाल को अपने जेहन में याद करने की कोशिश करते हैं और साथ ही ये भी याद करते हैं कि आखिर वो दिन कैसा रहा होगा और उस दौरान देश में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर किस तरीके से आपातकाल घोषित किया गया था। दरअसल 26 जून 1975 की सुबह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो से ऐलान किया, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इस वाक्य की तपिश ने लोकतंत्र की लहलहाती फसल को अपने आगोश में ले लिया और जनतंत्र की उर्वरक जमीन को बंजर बनाने के लिए रायसीन हिल्स आमाद हो गई। दरअसल 25 जून की रात में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अनुशंसा पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के आर्टिकल 352 के तहत पूरे देश में आपातकाल लगा दिया था। आपातकाल यानी संविधान के अक्स तले ही उस रात संविधान की हत्या कर दी गई। आम आदमी की आज़ादी से लेकर कानून की बागडोर तक को चंद लोगों ने अपने हाथ में ले ली। भारत की संसदीय प्रणाली अपनी 28 साल की यात्रा पर अभी इतरा ही रही थी कि दिल्ली के शाही तंत्र ने इसे अपना ग्रास बना लिया। आंतरिक सुरक्षा के नाम पर पूरे तंत्र को चंद हथेलियों में कैद कर लिया गया। जो दाग 49 वर्ष पहले देश के दामन पर लगे थे, क्या उसे भविष्य में कोई सत्ता दोहरा सकती है? भय से भरा ये सवाल हर जहन में आज भी कौंध जाता है और सभी जो है इसी बात की चिंता लोगों को सताती है। इंदिरा गांधी के लिए 12 जून 1975 की तारीख निराशा से भरी रही। उस दिन सुबह ही उनके बेहद करीबी दुर्गा प्रसाद धर का देहांत हो गया था। उन्हें दुनिया डीपी धर के नाम से जानती थी। अभी ये आंसू सूखे भी नहीं थे कि दोपहर होते होते गुजरात से एक और बुरी खबर जो है वो आ गई। दरअसल विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस ने गुजरात में अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो गंवा दी थी। 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में कांग्रेस को सिर्फ 74 सीटें मिली। लेकिन बात यही नहीं रुकी और दिन ढलते ही खबर उस शहर से आ गई जिस शहर में इंदिरा गांधी का बचपन बीता था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए साल 1971 के रायबरेली लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया था, जिसमें इंदिरा गांधी ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से राजनारायण को हराया था। इसके अलावा कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि निर्णय की तारीख से अगले 6 साल तक इंदिरा गांधी कोई चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भारत की राजनीति में भूचाल आ गया। हालांकि कोर्ट ने उन्हें 20 दिन की मोहलत जरूर दी थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट में वे अपील कर सकती थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को 2 मामलों में दोषी ठहराया था। पहला, उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में सरकारी अधिकारियों जैसे डीएम और इंजीनियरों की मदद ली। इसके अलावा इन अधिकारियों ने इंदिरा गांधी की रैलियों के लिए मंच का निर्माण किया था और लाउडस्पीकर के लिए बिजली आपूर्ति की भी सहायता ली थी। दूसरा, उन्होंने अपने सचिव यशपाल कपूर की मदद चुनाव प्रचार के दौरान ली थी। यशपाल कपूर ने उनकी रैलियों के प्रबंधन का कार्यभार संभाला, जबकि वे प्रधानमंत्री सचिवालय में स्पेशल ड्यूटी पर नियुक्त थे। हालांकि इंदिरा गांधी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि यशपाल कपूर ने पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 24 जून 1975 को हाईकोर्ट के आदेश को लगभग बरकरार रखा। हाँ, राहत बस इस बात की दे दी कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बनी रह सकती हैं, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती। उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने पूरे देश में इंदिरा गांधी के इस्तीफा देने तक प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। आंतरिक अशांति की स्थिति हो तो संविधान के आर्टिकल 352 के तहत सरकार आपातकाल की घोषणा कर सकती है। इसी आधार पर आपातकाल लगाने का निर्णय ले लिया गया। आंशिक के लिए ग्राउंड जयप्रकाश नारायण का वो भाषण लिया गया जिसमें उन्होंने आह्वान किया था कि सेना और जनता सरकार की बात नहीं माने, जिसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल से बात किए और बगैर किसी सहमति के ये बड़ा फैसला ले लिया। इसके साथ ही लोकतंत्र के उजाले पर ग्रहण लग गया और देश के मानचित्र पर स्याह रात का पहरा हो गया। समाचार पत्रों पर सेंसर लग गया। विपक्ष की आवाज को सत्ता की हनक ने खामोश कर दिया और इसी क्रम में कई नेताओं को जेलों में भर दिया गया। तमाम मशीनरी को सरकार ने अपनी कठपुतली बना लिया और संविधान का 42वां संशोधन कर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई। 21 महीने के बाद 31 मार्च 1977 को आपातकाल को सरकार ने हटा लिया, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने रामलीला मैदान में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था, बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत है अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले ले, कब तक रहेगी आज़ादी कौन जाने। कुछ समय बाद देश में लोकसभा का चुनाव हुआ। कांग्रेस आज़ादी के बाद पहली बार केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी भी रायबरेली सीट से राजनारायण से चुनाव हार गई। ये अभी तक के इतिहास का पहला मौका था जब कोई मौजूदा प्रधानमंत्री अपनी सीट से चुनाव हार गया हो। इसके अलावा संजय गांधी को भी अमेठी की जनता ने नकार दिया था। देश में जब 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, तब संविधान में कई संशोधन किए गए। सबसे महत्वपूर्ण 44वां संशोधन था, जिसके तहत कुछ ऐसे बदलाव किए गए जिससे भविष्य में कोई संविधान की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सके। इस संशोधन के बाद आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते जब तक संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप में ऐसा प्रस्ताव उन्हें नहीं भेज दे। और आर्टिकल 352 में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह लिख दिया गया। साथ ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों से 1 महीने के अंदर अनुमोदन मिलना अनिवार्य है और एक बार अनुमोदन मिलने पर आपातकाल सिर्फ 6 महीने के लिए ही लागू रह सकता है। अगर 6 महीने के बाद इसकी अवधि को बढ़ाना हो तो फिर दोनों सदनों के अनुमोदन की जरूरत पड़ेगी। एक बात और, 44वें संविधान संशोधन के जरिए मंत्रिमंडल शब्द को आर्टिकल 352 में जोड़ा गया। बाकी पूरे संविधान में मंत्रिपरिषद ही है। तो हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में आपातकाल के उन दौर को बताते हुए और किस तरीके से आपातकाल देश में रातों रात जो है वो लागू कर दिया गया था, इसके बारे में बताया। फिलहाल आज इस आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर देश के तमाम नेता जो हैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं। तो मेरे साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।